चलिए आज एक बहुत ही कमाल की यात्रा पर चलते हैं। रोशनी की यात्रा, वो सफर जो रोशनी हमारी आंखों के अंदर तय करती है। पता लगाते हैं कि ये खूबसूरत दुनिया हमें आखिर दिखती कैसे है। कभी सोचा है कि देखने का ये जो पूरा प्रोसेस है, ये काम कैसे करता है? हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि शुरुआत रोशनी से होती है, लेकिन हमारी आंखें वो इस रोशनी को उन तस्वीरों में कैसे बदल देती हैं जो हम पहचानते हैं, समझते हैं। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? अपनी आंख को ना एक सुपर एडवांस्ड बायोलॉजिकल कैमरे की तरह सोचिए, मतलब प्रकृति का बनाया हुआ सबसे बेहतरीन कैमरा। ये एनालॉजी, ये तुलना हमें इसके हर एक पार्ट का काम समझने में बहुत मदद करेगी। तो फिर इस कैमरे में लाइट की एंट्री कहाँ से होती है? चलिए सफर के पहले स्टॉप पर चलते हैं। सबसे पहले रोशनी टकराती है कॉर्निया से। ये हमारी आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत है, समझिए एक खिड़की की तरह। ये सिर्फ धूल मिट्टी से हमारी आंखों को बचाता ही नहीं, बल्कि इसका सबसे जरूरी काम है रोशनी को मोड़कर फोकस करने की शुरुआत करना। यहीं से सारा खेल शुरू होता है। कॉर्निया के ठीक पीछे होता है आइरिस। अरे हाँ, ये वही हिस्सा है जिससे आंखों का रंग तय होता है। किसी का भूरा, किसी का नीला, तो किसी का हरा। पर यह सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है। असल में ये एक बहुत पावरफुल मसल है जो कैमरे के एपर्चर की तरह काम करती है। और आइरिस के ठीक सेंटर में जो काला सा गोला दिखता है ना, वो है पुतली। और यहां एक मजेदार बात यह है कि पुतली असल में कोई चीज नहीं, बल्कि सिर्फ एक छेद है, एक गेटवे, एक दरवाजा जहां से लाइट आंख के अंदर दाखिल होती है। आइरिस और पुतली, ये दोनों मिलकर एक कमाल की टीम बनाते हैं। जब हम तेज धूप में जाते हैं तो आइरिस सिकुड़कर पुतली को छोटा कर देता है ताकि बहुत ज्यादा लाइट अंदर ना जा सके। और जैसे ही हम किसी अंधेरे कमरे में आते हैं तो ये फैलकर पुतली को बड़ा कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी अंदर आ सके। है ना कमाल का ऑटोमेटिक सिस्टम? ठीक है, तो अब सही अमाउंट में लाइट आंख के अंदर आ चुकी है। अब अगला स्टेप क्या है? परफेक्ट फोकस। और यहीं पर असली जादू होता है। पुतली के ठीक पीछे होता है हमारा आई लेंस। ये किसी भी कैमरे के लेंस जैसा ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट। पता है क्यों? क्योंकि ये अपना शेप बदल सकता है। जी हां, कुछ मसल्स की मदद से ये पास की चीज देखने के लिए मोटा और दूर की चीज देखने के लिए पतला हो जाता है, ताकि फोकस एकदम परफेक्ट हो। तो एक बार फटाफट से सफर को रिवाइंड करते हैं। लाइट आई कॉर्निया से, गुजरी पुतली से, और लेंस ने उसे कर दिया फाइन ट्यून। लेकिन ये फोकस्ड लाइट आखिर जा कहां रही है? इसकी मंजिल क्या है? इसके मंजिल है आंख के बिल्कुल पिछले हिस्से में, और इस मंजिल का नाम है रेटिना। इसे आप आंख का पर्दा या फिर कैमरे का डिजिटल सेंसर समझ सकते हैं। यहीं पर लाइट की मदद से एक इमेज बनती है और फिर रेटिना का जादू शुरू होता है। वो इस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है। वाह! तो इमेज बन गई, सिग्नल भी तैयार है। अब बस एक आखिरी काम बाकी है, इस सिग्नल को प्रोसेसिंग के लिए हेडक्वार्टर्स भेजना। और हमारा हेडक्वार्टर्स क्या है? हमारा दिमाग। और ये काम करती है ऑप्टिक नर्व। समझिए ये एक हाई स्पीड डेटा केबल है जो आंख को सीधे दिमाग से जोड़ती है। ये सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेकर दिमाग तक जाती है और फिर हमारा दिमाग इन सिग्नल्स को डिकोड करके वो तस्वीर बनाता है जिसे हम असल में देखते हैं। हाँ, और एक बात और, इस पूरे सिस्टम को अपनी जगह पर बनाए रखने और सही से काम करने में दो खास तरह के लिक्विड्स भी मदद करते हैं। ये आंख को उसका गोलाकार शेप और सही प्रेशर बनाए रखने में मदद करते हैं। और हाँ, जो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत ज़रूरी टिप है। इस पूरे स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमारे सोर्स में भी जिक्र है, एग्जाम के लिए इसका डायग्राम बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। और अब मैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करना चाहूँगा। क्या आप जानते हैं कि रेटिना पर जो इमेज बनती है वो असल में उल्टी होती है? जी हाँ, अपसाइड डाउन। और हमारा दिमाग उसे पलक झपकते ही सीधा कर देता है। तो सवाल यह है कि क्या हम दुनिया को वैसा ही देखते हैं जैसी वो है,
या फिर हम उसे वैसा देखते हैं जैसा हमारा दिमाग हमें दिखाना चाहता है? कभी सोचा है कि ये जो हमारी आंखें हैं, ये सिर्फ देखने का एक जरिया नहीं, बल्कि कुदरत की सबसे शानदार टेक्नोलॉजी में से एक हैं। ये हमारे शरीर में लगा हुआ एक कमाल का हाई डेफिनेशन ऑटो फोकस कैमरा है। चलिए आज इसी अविश्वसनीय कैमरे के काम करने के तरीके को समझते हैं। तो चलिए इस अद्भुत कैमरे के राज को खोलने के लिए इसकी तुलना एक ऐसी चीज से करते हैं जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं, एक डिजिटल कैमरा। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन दोनों में कितनी ज्यादा समानताएं हैं। मतलब देखकर हैरानी होती है कि दोनों में कितनी समानताएं हैं। जैसे कैमरा में एक लेंस होता है, ठीक वैसे ही हमारी आंख में भी एक क्रिस्टलीय लेंस है। कैमरे का जो डिजिटल सेंसर होता है ना, जहां तस्वीर कैप्चर होती है, वो बिल्कुल हमारी आंख के रेटिना जैसा है। और कैमरे का एपर्चर जो रोशनी को कंट्रोल करता है, वो ठीक हमारी आंख के आइरिस की तरह काम करता है, जो पुतली को छोटा बड़ा करके लाइट को एडजस्ट करती है। सच में क्या कमाल का डिजाइन है। ठीक है, तो बेसिक बनावट तो समझ आ गई, लेकिन क्या किसी को पता है कि आंखें असल में जो देखती हैं और हम जो समझते हैं उसमें एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फर्क है? चलिए इस राज से पर्दा हटाते हैं। प्रोसेस तो बड़ा सीधा साधा लगता है। रोशनी हमारी आंखों में आती है, लेंस से होकर गुजरती है, जो उसे रेटिना पर फोकस करता है और बूम, एक तस्वीर बन जाती है। लेकिन इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट ये है कि रेटिना पर जो तस्वीर बनती है वो असली तो होती है, पर उल्टी होती है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। हमारी आंखें दुनिया की एक उल्टी तस्वीर बनाती हैं। तो फिर हमें सब कुछ सीधा कैसे दिखाई देता है? इस सवाल को जरा यहीं रोकते हैं, आगे इसका जवाब मिलेगा। चलिए अब आंख की एक ऐसी जादुई शक्ति की बात करते हैं जो सबसे महंगे कैमरों को भी पीछे छोड़ देती है। ये वो काबिलियत है जो हमें एक पल में पास और दूसरे ही पल दूर की चीजों को साफ साफ देखने में मदद करती है, और वो भी बिना कोई बटन दबाए। इसको महसूस करने के लिए बस किसी पास रखी चीज पर ध्यान लगाइए। मान लीजिए स्क्रीन पर लिखे ये शब्द ही हैं। देखिए कितनी आसानी से आंखें इन्हें पढ़ पा रही हैं। और अब झट से बिना एक पल सोचे खिड़की से बाहर किसी दूर की चीज को देखिए, जैसे कोई पेड़ हो या कोई बिल्डिंग। देखा, फोकस तुरंत बदल गया, 1 सेकंड से भी कम समय में। ये जो कमाल की क्षमता है ना, इसी को विज्ञान की भाषा में समायोजन या अकोमोडेशन कहते हैं। ये आंख की वो अद्भुत शक्ति है जिससे वो अपने लेंस की फोकल लंबाई को बदलकर पास और दूर की चीजों को तुरंत और एकदम साफ साफ देख पाती है। ये हमारे बिल्ट इन कैमरे का सुपर फास्ट ऑटो फोकस सिस्टम है। तो हमारी आंखों में ये तेज ऑटो फोकस तो है, लेकिन हर सुपर पावर की तरह इसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। हमारी नजर कहां से शुरू होती है और कहां पर जाकर खत्म होती है, चलिए इन सीमाओं को भी जानते हैं। पहली लिमिट है निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट, मतलब वो सबसे कम दूरी जहां तक हम किसी चीज को बिना धुंधलापन के एकदम साफ साफ देख सकते हैं। अगर किसी चीज को इससे भी ज्यादा पास लाया जाए तो वो धुंधली दिखने लगती है। तो ये दूरी होती कितनी है? एक स्वस्थ सामान्य आंख के लिए ये फासला करीब 25 सेंटीमीटर का होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि पढ़ते वक्त किताब को कम से कम इतनी दूरी पर रखना चाहिए। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, दूर बिंदु यानी फार पॉइंट। ये वो सबसे ज्यादा दूरी है जहां तक हमारी आंखें किसी चीज पर फोकस कर सकती हैं। क्या लगता है कितनी दूर होगी? 1 किलोमीटर? 10 किलोमीटर? इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। एक नॉर्मल आंख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। जी हां, इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज काफी बड़ी और चमकदार हो तो हमारी आंखें उसे कितनी भी दूर से देख सकती हैं, जैसे रात में दिखने वाले तारे जो हमसे खरबों किलोमीटर दूर हैं। तो हम अपनी इस यात्रा के अंत में आ गए हैं। हमने देखा कि हमारी आंखें एक कैमरे की तरह काम करती हैं। उनकी अपनी समायोजन शक्ति है और अपनी सीमाएं भी हैं।
लेकिन हम उस सवाल पर वापस आते हैं जो हमने पहले छोड़ा था। अगर हमारी आंखें दुनिया की एक उल्टी तस्वीर बनाती हैं, तो हमें सब कुछ सीधा क्यों दिखाई देता है? इसका जवाब आंखों में नहीं, बल्कि हमारे शरीर के सबसे पावरफुल प्रोसेसर में छिपा है, हमारा दिमाग। ये एक और कहानी है जो दिखाती है कि देखना सिर्फ आंखों का नहीं, बल्कि दिमाग का भी खेल है। हेलो, आज हम बात करने वाले हैं आंखों की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है मायोपिया। इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। ये वो कंडीशन है जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को है और अंदाजा ये है कि 2050 तक दुनिया की लगभग आधी आबादी को इसकी जरूरत पड़ सकती है। कभी ऐसा हुआ है कि सड़क पर चल रहे हों और दूर का कोई साइन बोर्ड पढ़ने में दिक्कत हो, या फिर किसी दोस्त को दूर से देखकर पहचानने में मुश्किल हो और सब कुछ थोड़ा ब्लर, थोड़ा धुंधला सा लगे? अगर हाँ, तो ये एक्सपीरियंस बहुत से लोगों को होता है। तो चलिए सबसे पहले इसी प्रॉब्लम को समझते हैं। आखिर ये धुंधली दुनिया की जो समस्या है, ये है क्या? डॉक्टर्स की भाषा में इसे मायोपिया कहते हैं और आम बोलचाल में निकट दृष्टि दोष। जैसा नाम है वैसा ही काम है। पास की चीजें, जैसे कोई किताब पढ़नी हो या फोन चलाना हो, वो एकदम साफ दिखती हैं, पर जैसे ही नजर दूर की चीजों पर जाती है, इमेज ब्लरी हो जाती है। तो बेसिकली मायोपिया का जो सबसे बड़ा साइन है वो यही है, दूर की चीजों को साफ साफ देखने में परेशानी होना। अब चाहे वो क्लासरूम में बैठा कोई स्टूडेंट हो जिसे ब्लैक बोर्ड देखना है, या कोई गाड़ी चला रहा हो जिसे दूर के साइन देखने हैं, ये हमारी डेली लाइफ को काफी अफेक्ट करता है। ओके, तो ये तो हुई प्रॉब्लम की बात, पर इसके पीछे की साइंस क्या है? मतलब हमारी आंखों के अंदर ऐसा क्या होता है कि ये धुंधलापन आने लगता है? देखिए, इसके पीछे ना मोटे तौर पे दो मेन रीजंस होते हैं। पहला, हमारी आंख का जो नेचुरल लेंस है वो लाइट को जरूरत से ज्यादा मोड़ देता है, जिसे एक्सेसिव रिफ्रैक्शन कहते हैं। और दूसरा कारण है आंख का शेप, मतलब जो हमारी आई बॉल है वो नॉर्मल से थोड़ी लंबी हो जाती है। अब इन दोनों में से कोई भी कारण हो, रिजल्ट एक ही होता है। और वो रिजल्ट ये है, एक नॉर्मल हेल्दी आंख में लाइट सीधी रेटिना पर फोकस होती है, जो आंख के पीछे एक पर्दे की तरह काम करता है। लेकिन मायोपिया में लाइट की किरणें उस पर्दे तक यानी रेटिना तक पहुंचने से पहले ही उसके ठीक सामने फोकस हो जाती हैं, और बस इसी वजह से दूर की चीजों की इमेज धुंधली बनती है। तो प्रॉब्लम समझ ली, कारण भी जान लिया। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। इस धुंधली दुनिया को वापस क्लियर कैसे किया जाए? इसका जवाब बहुत सिंपल है। एक अवतल लेंस, या जिसे हम कॉन्केव लेंस कहते हैं, जो चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंसेज हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें यही लेंस होता है। अभी काम कैसे करता है? देखिए, कॉन्केव लेंस का काम है लाइट की किरणों को आंख के अंदर जाने से ठीक पहले थोड़ा सा फैला देना, मतलब डाइवर्ज कर देना। इससे होता यह है कि जो हमारी आंख का लेंस लाइट को ज्यादा मोड़ रहा था, वो पावर बैलेंस हो जाती है और फिर लाइट ठीक रेटिना पर जाके फोकस होती है, और बस दुनिया फिर से एकदम साफ दिखने लगती है। ये सोचने में कितना अमेजिंग लगता है ना, कि साइंस की एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग और कांच का एक छोटा सा टुकड़ा हमारे लिए दुनिया देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी एक छोटा सा एडजस्टमेंट कितना बड़ा फर्क ला सकता है। और ये बात हमें एक बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है। सिर्फ फिजिकली देखने की बात नहीं है, बल्कि हम दुनिया को जिस तरह से समझते हैं, जिस नजरिए से देखते हैं, वो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस को कैसे शेप देता है। एक साफ नजरिया हमें कौन से नए मौके दे सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि पास की चीजें धुंधली दिख रही हों, लेकिन दूर का सब कुछ एकदम साफ हो? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसे हाइपरोपिया या दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो आज चलिए इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, कोई किताब पढ़ रहे हैं या फोन पे कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक अक्षर धुंधले से लगने लगते हैं, पर जैसी नजर उठाकर दूर देखते हैं सब कुछ एकदम क्लियर। यह अनुभव बहुत लोगों के साथ होता है ना, और इसके पीछे एक बहुत ही खास वजह है। इसी कंडीशन को कहते हैं हाइपरोपिया या आम भाषा में दूरदृष्टि दोष। जैसा कि नाम से लगता है,
इसका मतलब है कि पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। पर यहां एक मजेदार बात है, इसका मतलब ये नहीं कि दूर की नजर कोई सुपर शार्प हो गई है। नहीं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आंखों को ना पास की चीजों पर फोकस करने में ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? हमारी आंखें इस तरह से काम क्यों करने लगती हैं? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी आंखों की बनावट में ही छिपा है। चलिए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा खुरेदते हैं। देखिए, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये असल में हमारी आंखों के शेप और स्ट्रक्चर से जुड़ी एक बहुत ही सीधी सी बात है। मोटे तौर पर बस दो ही फिजिकल वजह होती हैं जिनकी वजह से हाइपरोपिया होता है। तो ये दो कारण क्या हैं? पहला, हो सकता है कि आंख के लेंस की जो फोकस करने की पावर है ना, वो थोड़ी कम हो। मतलब वो लाइट की किरणों को ठीक से रेटिना पर नहीं मोड़ पा रहा है। और दूसरा कारण, नेत्र गोलक यानी कि हमारी आई बॉल, उसका साइज नॉर्मल से थोड़ा छोटा हो सकता है। अब देखिए, वजह चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही निकलता है। लाइट की किरणें रेटिना पर मिलने के बजाय उसके पीछे जाके मिलती हैं और बस इसीलिए पास की चीजें धुंधली नजर आती हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ ली, वजह भी जान ली। अब बात करते हैं इसके हल की। और अच्छी खबर यह है कि इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है। और वो सॉल्यूशन है एक उत्तल लेंस, जिसे कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। ये बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है। अब ये करता क्या है? ये हमारी आंख में लाइट जाने से पहले ही उसे थोड़ा सा मोड़ देता है। मतलब हमारे आंख के लेंस की थोड़ी मदद कर देता है और नतीजा, इमेज एकदम परफेक्ट जगह यानी रेटिना पर फोकस हो जाती है। सोचे जरा, ये कितनी कमाल की बात है। साइंस का एक इतना सीधा सा प्रिंसिपल हमारी जिंदगी को कितना बेहतर बना देता है। सिर्फ एक छोटा सा सही तरीके से बना हुआ लेंस, और पास की वो जो धुंधली दुनिया थी वो फिर से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। लक्षण क्या है? पास की चीजों का धुंधला दिखना। कारण, या तो आईबॉल थोड़ी छोटी है या फिर लेंस की फोकसिंग पावर कम है। और इसका सुधार, एक सिंपल सा उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस। दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। और जाते जाते एक सवाल, हमारी नज़र कैसे काम करती है, इन बेसिक चीज़ों को समझना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? ये सिर्फ अपनी आंखों की बेहतर देखभाल के लिए ही नहीं है, बल्कि ये उन छोटे छोटे साइंटिफिक चमत्कारों को सराहने का भी एक मौका है जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। भी ऐसा हुआ है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ पास की चीजें पढ़ना एकदम से मुश्किल हो गया हो? या फिर कभी ऐसा लगा है कि सीधी लाइनें भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी दिख रही हैं? तो आज हम आंखों से जुड़ी ऐसी ही दो बहुत ही आम परेशानियों को समझने वाले हैं। अच्छा, कभी फोन पर मैसेज पढ़ने के लिए आंखें छोटी करनी पड़ी हैं? या ये सोचा है कि रात में गाड़ी चलाते समय लाइटें इतनी फैली फैली सी क्यों दिखती हैं? अगर ऐसा होता है तो ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये बहुत ही आम बात है, और आज हम इसी के पीछे की वजह को समझेंगे। तो हमारी पहली चुनौती है एक ऐसी चीज जिसका सामना हम में से ज्यादातर लोगों को उम्र के साथ करना ही पड़ता है। इसका नाम है प्रेसबायोपिया। चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या और हमारी आंखों पर इसका असर कैसे पड़ता है। देखिए, प्रेसबायोपिया कोई बीमारी नहीं है, ये तो उम्र बढ़ने का एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा सोचिए कि हमारी आंख का जो लेंस है ना, वो एक कैमरे के लेंस जैसा है। जब हम जवान होते हैं तो ये बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, आसानी से पास और दूर की चीज़ों पर फोकस कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये थोड़ा सख्त होने लगता है और इसी वजह से पास की चीज़ों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका सबसे आम लक्षण क्या है? अरे वही, जब छोटे छोटे अक्षर अचानक धुंधले दिखने लगते हैं, पढ़ना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। जैसे फोन नंबर हो, रेस्टोरेंट का मेन्यू या फिर दवाई की शीशी पर लिखी छोटी छोटी बातें, सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखता है। और इसका सबसे क्लासिक साइन तो सबने देखा ही होगा, जब कोई किताब या मेन्यू पढ़ने के लिए उसे हाथ से दूर करके देखता है ना? हम सब ने किसी ना किसी को ऐसा करते देखा है और शायद कभी कभी खुद भी किया हो। ये प्रेसबायोपिया का एक पक्का वाला साइन है। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका सल्यूशन है बायफोकल लेंस, जिसे द्विदिश लेंस भी कहते हैं।
इन चश्मों में ना दो अलग अलग पावर होती हैं। ऊपर वाला हिस्सा दूर देखने के लिए होता है और नीचे का जो छोटा हिस्सा है वो पास की चीजें मतलब पढ़ने लिखने के लिए। ये एक ही चश्मे में दोनों दिक्कतों का बड़ा आसान सा हल है। ठीक है, अब सोचिए कि अगर नज़र धुंधली तो है पर उसके साथ साथ चीज़ें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी या डिस्टॉर्टेड भी दिखती हैं, तब क्या? तो अब हम बात कर रहे हैं अपनी दूसरी चुनौती की, जिसका नाम है एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म को समझने का सबसे आसान तरीका ये है। सोचिए, एक नॉर्मल आंख का जो कॉर्निया होता है वो बास्केटबॉल की तरह एकदम गोल होता है, लेकिन एस्टिग्मैटिज्म में वो रग्बी बॉल की तरह थोड़ा अंडाकार मतलब ओवल शेप का हो जाता है। अब इस टेढ़े मेढ़े आकार की वजह से लाइट आंख के अंदर एक पॉइंट पर ठीक से फोकस ही नहीं हो पाती और नतीजा धुंधली और डिस्टॉर्टेड विजन। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टॉप साइन देख रहा है तो एस्टिग्मैटिज्म में उसके अक्षर और किनारे थोड़े खिंचे खिंचे से या डबल दिख सकते हैं। और हाँ, प्रेसबायोपिया से ये अलग कैसे है? प्रेसबायोपिया में सिर्फ पास की नज़र कमज़ोर होती है, लेकिन एस्टिग्मैटिज्म में पास हो या दूर, हर दूरी पर नज़र धुंधली हो सकती है। तो इसे ठीक करने के लिए एक खास तरह का लेंस चाहिए होता है। इसे कहते हैं सिलिंड्रिकल लेंस या बेलनाकार लेंस। ये लेंस करता क्या है? ये आंख के उस टेढ़े मेढ़े आकार को कॉम्पेंसेट करता है, मतलब उसकी भरपाई करता है। इससे होता ये है कि लाइट फिर से सही जगह पर फोकस होने लगती है और बस चीजें एकदम साफ दिखने लगती हैं। तो हमने आंखों की दो बिल्कुल अलग-अलग दिक्कतों और उनके स्मार्ट लेंस सॉल्यूशंस को समझा। चलिए अब सारी जानकारी को एक साथ रखकर फटाफट से देख लेते हैं। तो संक्षेप में कहें तो एक तरफ है प्रेसबायोपिया। ये उम्र से जुड़ी दिक्कत है जिसमें पास की नज़र धुंधली होती है और इसका इलाज है बायफोकल लेंस। और दूसरी तरफ है एस्टिग्मैटिज्म। ये आँख के शेप में गड़बड़ी के कारण होता है जिससे हर दूरी पर धुंधला दिखता है और इसका इलाज होता है सिलिंड्रिकल लेंस से। तो याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये दोनों ही परेशानियां बहुत ही आम हैं और अच्छी बात यह है कि सही तरह के लेंस से इन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो अब जब हम इन दिक्कतों के बारे में थोड़ा और जान गए हैं तो सवाल ये उठता है कि अपनी आंखों की सेहत को समझने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए। शायद अगली बार जब डॉक्टर के पास जाएं तो अपनी नज़र के बारे में खुलकर बात करना एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। आखिर हम दुनिया को अपनी आंखों से ही तो देखते हैं और इनका ख्याल रखना तो बहुत ज़रूरी है। कभी सोचा है ये जो हमारी दुनिया है ये इतनी रंग बिरंगी क्यों है? आज ना हम इसी के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं बड़े ही मजेदार तरीके से। सोचिए जरा, आसमान का नीला रंग, पेड़ों की हरियाली या फिर बारिश के ठीक बाद वो जो खूबसूरत सा इंद्रधनुष बनता है, इन सब के पीछे ना एक साइंस छुपा हुआ है। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये रंगीन दुनिया बनती कैसे है? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? लाइट में, यानी प्रकाश के बिहेवियर में। तो रंगों को समझने के लिए जो सबसे पहली चीज हमें जाननी है वो है लाइट का बिहेवियर, खास तौर पर तब जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जैसे हवा से पानी में। इस चीज को साइंस में कहते हैं रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है पर इसका मतलब बहुत सिंपल है, बस लाइट का मुड़ जाना जब वो हवा से पानी जैसी किसी चीज में घुसती है। और पता है, यही छोटा सा मोड़ रंगों के पूरे जादू की शुरुआत है। देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा सा है। लाइट की एक किरण हवा में चल रही है, ठीक है, फिर वो पानी में एंटर करती है और बस उसी मोमेंट वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। ये जो हल्का सा बेंड है ना, यही रंगों के कई राज खोलता है। ओके, तो लाइट का मुड़ना यानी रिफ्रैक्शन तो समझ आ गया। अब इस पहेली का जो दूसरा हिस्सा है वो है लाइट का बिखरना, जिसे स्कैटरिंग कहते हैं। हम जो सूरज की रोशनी देखते हैं ना, जो हमें सफ़ेद लगती है, असल में वो कई सारे रंगों का एक मिक्स है। अब होता क्या है
कि जब ये लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो हवा में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनसे टकराकर बिखर जाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि हर रंग एक ही तरह से नहीं बिखरता। जो नीला रंग होता है ना, उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, तो वो हवा के पार्टिकल से ज्यादा टकराता है और पूरे आसमान में फैल जाता है, बिखर जाता है, और बस इसीलिए हमें आसमान नीला दिखता है। दूसरी तरफ जो लाल रंग है, उसकी वेवलेंथ लंबी होती है, तो वो कम बिखरता है और ज्यादातर सीधा ही निकल जाता है। और यही वजह है कि सूरज डूबते और उगते समय हमें आसमान लाल या नारंगी सा दिखाई देता है। तो अब तक हमने दो चीजें समझी, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग। अब इन दोनों को साथ मिलाकर हम तैयार हैं नेचर के सबसे मैजिकल नज़ारों में से एक, यानी इंद्रधनुष के पीछे की साइंस को समझने के लिए। तो इंद्रधनुष का फॉर्मूला क्या है? ये असल में रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन और परावर्तन का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। जब सूरज की रोशनी बारिश की बूंदों से गुजरती है ना, तब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं। और ये सारा खेल ना पानी की बस एक छोटी सी बूंद के अंदर होता है। सोचिए, सबसे पहले सूरज की लाइट बूंद में घुसते ही रिफ्रैक्ट होती है और अपने सारे रंगों में टूट जाती है। फिर ये अलग अलग रंग बूंद के अंदर की सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्ट होते हैं और आखिर में जब ये लाइट बूंद से बाहर निकलती है तो एक बार फिर रिफ्रैक्ट होती है और तब जाकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। और यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है, इंद्रधनुष ऐसे ही नहीं दिख जाता। इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक एंगल चाहिए होता है। सूरज, बारिश की वो बूंद और देखने वाली की आंख, इन तीनों के बीच ठीक 42 डिग्री का एंगल बनना जरूरी है। मतलब सोचिए जरा, नेचर कितना प्रिसाइज है। ये वाकई कमाल है। तो देखा जाए तो हमारी ये रंगीन दुनिया कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि फिजिक्स के कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन उतने ही खूबसूरत नियमों का नतीजा है। तो आज की इस बातचीत से क्या बातें याद रखनी है? पहली, हमारी रंगीन दुनिया फिजिक्स के लॉज पर चलती है। दूसरी, रिफ्रैक्शन लाइट को मोड़कर उसके रंग अलग करता है। तीसरी, स्कैटरिंग से तय होता है कि आसमान का रंग कैसा दिखेगा। और चौथी, रेनबोज, वो तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो अब अगली बार जब कभी इंद्रधनुष दिखे तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ रंगों का एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, वो फिजिक्स के नियमों का लाइव एक्शन है। और सच बताइए, इस साइंस को जानने के बाद ये दुनिया और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है ना? हम सब रोज आसमान देखते हैं, है ना? पर कभी रुककर ये सोचा है कि आखिर ये दिन में इतना चमकीला नीला और फिर शाम होते होते नारंगी और लाल क्यों हो जाता है? चलिए आज इसी खूबसूरत पहेली के पीछे का विज्ञान समझते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, कभी नीला कभी लाल, आसमान का कोई एक पक्का रंग क्यों नहीं है? आइए इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें एक बहुत ही खास सफर पर निकलना होगा। ये सफर है सूरज की एक नन्ही सी किरण का। तो पेश है हमारी इस कहानी का हीरो, सूरज की एक अकेली किरण। सोचिए, ये करोड़ों किलोमीटर का लंबा सफर तय करके हमारी धरती तक पहुंचती है। अब देखिए, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये किरण जो हमें सफेद दिखती है, वो असल में अकेली नहीं है। इसने अपने अंदर इंद्रधनुष के सारे रंग छिपा रखे हैं, बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और जैसे ही ये किरण पृथ्वी के पास पहुंचती है, इसका सामना होता है हमारे वायुमंडल से, जो कि गैस के अरबों खरबों छोटे छोटे कणों से भरा हुआ है। यही कण समझिए इस पूरी कहानी के असली जादूगर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दिन के सफर के। जब सूरज हमारे ठीक सिर के ऊपर होता है, तब क्या होता है? और सबसे बड़ा सवाल, आसमान नीला ही क्यों दिखता है? दोपहर के वक्त सूरज की किरण को हमारे वायुमंडल से गुजरने के लिए एक बहुत छोटा और सीधा रास्ता मिलता है। इसे एक 100 मीटर की तेज दौड़ जैसा समझ सकते हैं। अब इस छोटी सी रेस में होता यह है कि हवा में मौजूद गैस के कण नीले और बैंगनी रंग को, जिनकी तरंगें छोटी होती हैं,
पकड़ लेते हैं और चारों तरफ बिखेर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे होली में कोई चारों तरफ नीला रंग फेंक रहा हो। जबकि जो लंबी तरंगों वाले रंग हैं, जैसे लाल और नारंगी, वो बिना ज्यादा बिखरे सीधे निकल जाते हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? हमारा वायुमंडल 99% से भी ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, और इन गैसों के कणों का साइज नीले रंग को बिखेरने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आसमान का अपना कोई रंग है ही नहीं। हमें जो नीला रंग दिखता है वो असल में सूरज की रोशनी का वही बिखरा हुआ नीला हिस्सा है जो पूरे आसमान में फैल चुका है। अच्छा, तो अब दिन की छोटी दौड़ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं शाम की मैराथन की तरफ, यानी सूर्यास्त की उस खूबसूरत लालिमा के पीछे का राज जानने। शाम के वक्त सूरज आसमान में बहुत नीचे चला जाता है ना? इसका मतलब है कि अब उसकी किरण को हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल के अंदर से एक बहुत ही लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तो देखिए, यहां पर दिन और शाम के सफर का फर्क साफ दिखता है। दोपहर में कम दूरी और कम हवा से गुजरना होता है तो नीला रंग बिखरता है, लेकिन शाम को दूरी बहुत ज्यादा होती है और हवा की परत भी मोटी हो जाती है, और इसका नतीजा सिर्फ लाल रंग ही हम तक पहुंच पाता है। इस लंबे रास्ते में किरण को इतने ज्यादा गैस कणों से टकराना पड़ता है कि बेचारा नीला रंग हमारी आंखों तक पहुंचने से बहुत पहले ही इधर-उधर बिखर कर रास्ते में ही खो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि केवल लंबी तरंगों वाले मजबूत रंग यानी लाल और नारंगी ही इस मुश्किल मैराथन को पूरा कर पाते हैं और सीधे हमारी आंखों तक पहुंचते हैं। यही वो विजेता हैं जो हमें शाम को आसमान में दिखते हैं। तो हमने देखा नीला आसमान और लाल सूर्यास्त, दोनों देखने में बिल्कुल अलग लगते हैं। पर क्या हो अगर हम कहें कि इन दोनों ही नज़ारों के पीछे सिर्फ एक ही वैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहा है? जी हां, और इस रहस्य का नाम है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव बहुत सीधी सी बात कहता है। ये बस इतना है कि जब रोशनी छोटे छोटे कणों से टकराती है तो वो बिखर जाती है, और सबसे जरूरी बात यह है कि छोटी तरंगों वाला नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरता है, जबकि लंबी तरंगों वाला लाल रंग सबसे कम। तो देखा, विज्ञान का एक ही नियम, लेकिन दिन के समय और किरण के रास्ते के हिसाब से हमें दो कितने अलग और कमाल के खूबसूरत नतीजे मिलते हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक बार फटाफट दोहराते हैं। सूरज से सफेद रोशनी निकलती है, वायुमंडल में उसका रास्ता दिन के हिसाब से छोटा या लंबा होता है। छोटे रास्ते पर नीला रंग बिखरता है, लंबे रास्ते पर लाल रंग बचता है, और आखिर में हमारी आंखें वही रंग देखती हैं जो इस सफर को पूरा कर पाता है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारी पृथ्वी का वायुमंडल आज जैसा ना होकर किसी और गैस से बना होता या फिर बहुत ज्यादा घना होता, तो हमारे आसमान का रंग कैसा होता? कभी सोचा है कि पानी के ग्लास में रखी पेंसिल आखिर मुड़ी हुई क्यों दिखती है, या आसमान नीला क्यों होता है? वेल, आज हम रोजमर्रा के इन्हीं कुछ अजूबों के पीछे छिपे विज्ञान को समझने वाले हैं, और इन सब का जवाब छिपा है रोशनी के रहस्यों में। ये तो हम सब ने देखा ही है ना? पानी के ग्लास में पेंसिल डालिए और अरे, जहां पानी शुरू होता है वहां से वो अचानक मुड़ी हुई सी दिखती है। अब ये कोई जादू तो है नहीं, ये है रोशनी का एक कमाल का खेल। पर सवाल तो वही है कि आखिर ये होता कैसे है? अच्छा, और डूबते हुए सूरज का क्या? दिन ढलते ही आसमान में वो जो शानदार लाल और नारंगी रंग भर जाते हैं, वो कहाँ से आते हैं? मजे की बात तो ये है कि इन दोनों सीमिंगली अलग-अलग पहेलियों का जवाब एक ही जगह छिपा है, लाइट यानी प्रकाश के अनोखे बर्ताव में। तो चलिए इसे समझते हैं। तो अपने पहले रहस्य को सुलझाने के लिए हमें ये समझना होगा कि जब रोशनी हमारे आसपास की हवा से गुजरती है तो होता क्या है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्कैटरिंग, हिंदी में प्रकीर्णन। और ये नाम सुनने में भले ही थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में ये हर पल हमारे चारों ओर हो रहा है। तो ये स्कैटरिंग आखिर है क्या? देखिए, बस इतना समझिए कि प्रकाश की एक किरण हवा से गुजर रही है।
अब हवा पूरी तरह खाली तो है नहीं, उसमें धूल, धुआं, पानी की छोटी छोटी बूंदें, ऐसे अनगिनत छोटे छोटे कण होते हैं। तो जब लाइट इन कणों से टकराती है ना, तो वो एक पिनबॉल मशीन की गेंद की तरह हर दिशा में बिखर जाती है। बस इसी को स्कैटरिंग कहते हैं। इसे और आसान बनाते हैं 3 स्टेप्स में। पहला, सूरज जैसे किसी सोर्स से लाइट सीधी लाइन में चलती है। दूसरा, रास्ते में वो हवा में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल से टकराती है। और तीसरा, इस टक्कर के बाद वो किरणें लाखों अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, बिखर जाती हैं। बस यही सिंपल सी प्रक्रिया प्रकृति के कुछ सबसे खूबसूरत नज़ारों के पीछे का राज है। और हाँ, लाइट का ये बिखरना सिर्फ किताबों की कोई थ्योरी नहीं है। इसके नतीजे हम अपनी आंखों से देखते हैं। टिंडल इफेक्ट से लेकर डूबते सूरज के लाल रंग तक, और यहाँ तक कि कोहरे में दिखने वाली रोशनी, ये सब एक ही आसान से सिद्धांत का नतीजा है। कभी किसी अंधेरे कमरे में खिड़की से आती सूरज की एक किरण पर गौर किया है, जिसमें हवा में तैरते धूल के कण चमकते हुए दिखते हैं? बस वही है टिंडल इफेक्ट। होता ये है कि धूल के वो कण रोशनी को हमारी आंखों की तरफ स्कैटर कर देते हैं, जिससे हमें लाइट का पूरा रास्ता, वो पूरी बीम साफ दिखाई देने लगती है। और यही बात हमें हमारे डूबते हुए सूरज के रहस्य तक ले आती है। देखिए, जब सूरज डूब रहा होता है तो वो आसमान में काफी नीचे होता है ना? इसका मतलब ये है कि उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए ज्यादा एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ता है। अब सोचिए कि नीली रोशनी एक छोटी हल्की गेंद है और लाल रोशनी एक भारी भरकम बोलिंग बॉल। जब ये दोनों हवा से गुजरती हैं तो वो छोटी गेंद यानी नीली रोशनी आसानी से पार्टिकल से टकराकर इधर-उधर बिखर जाती है, लेकिन वो भारी बोलिंग बॉल यानी लाल रोशनी वो ज्यादातर सीधी चलती रहती है। तो शाम तक होता ये है कि लगभग सारी नीली रोशनी तो रास्ते में ही बिखर जाती है और सिर्फ लाल और नारंगी रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं। बिल्कुल यही प्रिंसिपल कोहरे में भी काम करता है। कोहरा क्या है? असल में हवा में तैरती पानी की नन्ही नन्ही बूंदों का एक बादल ही तो है। और ठीक टिंडल इफेक्ट वाले धूल के कणों की तरह पानी की ये बूंदें कार की हेडलाइट से निकली रोशनी को स्कैटर कर देती हैं, और इसी वजह से अंधेरे में हमें वो चमकदार लाइट बीम्स साफ दिखाई देती हैं। तो चलिए अब अपनी दूसरी पहेली की तरफ बढ़ते हैं, वो मुड़ी हुई पेंसिल। इसे समझने के लिए हमें लाइट की एक दूसरी प्रॉपर्टी को देखना होगा, जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश का मुड़ना। रिफ्रैक्शन या अपवर्तन तब होता है जब रोशनी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे हवा से पानी में। अब क्योंकि पानी हवा से कहीं ज्यादा डेंस यानी सघन होता है, तो लाइट की स्पीड उसमें धीमी हो जाती है, और स्पीड में आए इसी बदलाव की वजह से प्रकाश मुड़ जाता है, अपनी दिशा बदल लेता है। इसे ऐसे समझिए, हवा में रोशनी तेजी से चल रही है, पर जैसे ही वो पानी में एंटर करती है उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक पक्की सड़क पर तेजी से दौड़ रहे हो और अचानक घने कीचड़ में कदम रखते हैं। आपकी रफ्तार न सिर्फ कम होगी बल्कि आपका रास्ता भी थोड़ा सा बदल जाएगा। रोशनी के साथ भी एग्जैक्टली यही होता है। और बस यही से हमारी पहली पहेली का राज खुल जाता है। जब हम पानी में डूबी पेंसिल को देखते हैं तो असल में हम उस रोशनी को देख रहे हैं जो पेंसिल के डूबे हुए हिस्से से चलकर पानी से हवा में आती है, और जैसा हमने अभी समझा, ऐसा करते हुए वो मुड़ जाती है। अब हमारा दिमाग वो तो यही मानता है कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है, तो वो हमें पेंसिल वहां दिखाता है जहां वो होती अगर लाइट मुड़ी न होती, यानी उसकी असली जगह से थोड़ा सा ऊपर, और इसीलिए पेंसिल हमें टूटी हुई या मुड़ी हुई नजर आती है। कमाल है ना? तो देखा, लाइट के सिर्फ 2 बेसिक प्रिंसिपल्स, उसका बिखरना यानी स्कैटरिंग और उसका मुड़ना यानी रिफ्रैक्शन, ये दोनों मिलकर वो शानदार नज़ारे बनाते हैं जिन्हें हम हर रोज देखते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये तो प्योर फिजिक्स है जो हमारी आंखों के ठीक सामने हो रही है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। टिंडल इफेक्ट, डूबते सूरज का लाल रंग और कोहरे में दिखने वाली रोशनी, इन सब के पीछे वजह है स्कैटरिंग,
और वो रहस्यमयी मुड़ी हुई पेंसिल, वो नतीजा है रिफ्रैक्शन का। 2 सिद्धांत और 4 रोजमर्रा के रहस्य सॉल्व। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, सबसे खूबसूरत चीज जिसका हम अनुभव कर सकते हैं वो है रहस्य। यही सभी सच्ची कला और विज्ञान का स्रोत है। और आज हमने जिन घटनाओं को समझा वो इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ये छोटे छोटे रहस्य ही हमें दुनिया को और बेहतर ढंग से समझने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो अगली बार जब कोई डूबता हुआ सूरज देखे या पानी के ग्लास में एक स्ट्रॉ, तो अब पता होगा कि असल में वहाँ क्या हो रहा है। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि विज्ञान के और कौन-कौन से नियम हैं जो हर पल हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं और बस हमारे उन्हें देखने और समझने का इंतजार कर रहे हैं। कभी सोचा है कि हमारी दुनिया जिसे हम देखते हैं वो असल में कुछ बहुत ही खास नंबरों पर टिकी है? चलिए आज उन संख्याओं को समझते हैं जो हमारी असलियत को एक शक्ल देती हैं। तो सवाल यही उठता है कि वो कौन सी मौलिक संख्याएं हैं जो उस दुनिया को बनाती हैं जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब खोजने के लिए चलिए एक छोटे से सफर पर निकलते हैं। और इस सफर की शुरुआत कहीं और से नहीं, बल्कि हम सबसे जुड़ी चीज हमारी अपनी आंखों से होती है। ये 2 नंबर समझिए हमारे देखने की दुनिया के 2 छोर हैं, एक बिल्कुल पास और दूसरा बहुत बहुत दूर। तो पहला नंबर है 25 सेंटीमीटर। इसे हमारी आंखों का नियर पॉइंट कहते हैं। मतलब ये वो सबसे करीबी दूरी है जहां से हम बिना किसी दिक्कत के एकदम साफ साफ फोकस कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो दूरी है जब हम कोई किताब या फोन पर मैसेज पढ़ रहे होते हैं। अगर चीजों को इससे ज्यादा पास लाएं तो सब धुंधला सा लगने लगता है ना? अच्छा, तो ये तो हुई पास की बात। अब इसके ठीक उलट है हमारा फार पॉइंट, यानी दूर देखने की हद, और वो है अनंत। मतलब एक स्वस्थ आंख के लिए कोई अधिकतम दूरी है ही नहीं जहां वो साफ ना देख सके। सैद्धांतिक रूप से ये अनंत है और यही वजह है कि हम रात में आसमान की उन दूर दराज के तारों को या दूर समंदर के किनारे को भी एकदम साफ देख पाते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि हमारी आंखें कितनी दूर तक देख सकती हैं, यानी कैसे देखती हैं। पर अब सवाल ये है कि हम असल में क्या देखते हैं। आखिर वो कौन सी चीज है जो इतनी दूर से सफर करके हमारी आंखों तक पहुंचती है और ये तस्वीरें बनाती है? वो है रोशनी। और रोशनी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इंद्रधनुष। हम जिसे सफेद रोशनी कहते हैं वो असल में कई रंगों का एक पूरा स्पेक्ट्रम है। इसे हम विबजॉर के नाम से जानते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जी हाँ, बिल्कुल इंद्रधनुष वाले रंग। अब हम रोशनी की प्रकृति से आगे बढ़कर उसकी रफ्तार पर आते हैं, जो सिर्फ जमीनी नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की रफ्तार है। ये जो रंगों का स्पेक्ट्रम है, ये एक तरह का मैसेज है, लेकिन हर मैसेज को लाने वाला एक मैसेंजर, एक दूत भी तो होता है ना? और ये दूत ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे तेज रफ्तार से सफर करता है। और वो रफ्तार है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये एक ऐसी रफ्तार है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये इस ब्रह्मांड की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है, इससे तेज कुछ नहीं। इसकी तेजी का अंदाजा लगाना है तो बस इतना सोचिए कि रोशनी की एक किरण सिर्फ 1 सेकंड में हमारी धरती के 7 से भी ज्यादा चक्कर लगा सकती है। कमाल है ना? तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि हमारी दुनिया की पूरी तस्वीर आखिर बनती कैसे है। तो ये है हमारी विजुअल रियलिटी का सार। एक तरफ है ह्यूमन स्केल जिसमें 25 सेंटीमीटर का नियर पॉइंट और अनंत का फार पॉइंट है। फिर आता है परसेप्शन का स्केल जिसमें विबज्योर का लाइट स्पेक्ट्रम है। और आखिर में है कॉस्मिक स्केल जहां प्रकाश की गति है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो चाहे हमारे हाथ में रखी कोई किताब हो या आसमान में चमकते वो दूर के सितारे, ये 4 स्थिरांक ही मिलकर हमारी दुनिया की समझ बनाते हैं
कह सकते हैं कि ये हमारी दुनिया के वो नियम हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। तो आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए, अगर इन नंबरों में से कोई एक भी अलग होता तो हमारी ये दुनिया कैसी दिखती? कभी सोचा है कि हमारी आंखें एक हाईटेक कैमरे की तरह कैसे काम करती हैं, या फिर सूर्यास्त के समय आसमान में वो आग जैसे लाल और नारंगी रंग कहां से आते हैं? आज हम प्रकाश के इसी कमाल के विज्ञान की दुनिया में उतरने वाले हैं, तो चलिए इस रोशन सफर पर एक साथ निकलते हैं। तो आज का हमारा बड़ा सवाल यही है कि ये जो लाइट है ये हमारी दुनिया को कैसे बनाती है, हमारे देखने के तरीके से लेकर आसमान के उन हैरान कर देने वाले रंगों तक। आइए एक एक करके इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। हमारी ये खोज शुरू होती है उस सबसे कमाल के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जो हम सबके पास है, हमारी अपनी आंख। देखिए, हमारी आंख बिल्कुल एक एडवांस्ड कैमरे की तरह काम करती है। सबसे पहले है कॉर्निया, जो रोशनी को मोड़ने का काम शुरू करता है। फिर आता है लेंस, जो एक कैमरे के लेंस की ही तरह फोकस को फाइन ट्यून करता है। ये सारी तस्वीर बनती है रेटिना पर, जो कि आंख के पीछे एक स्क्रीन जैसा है। और आखिर में ऑप्टिक नर्व इन तस्वीरों को बिजली के सिग्नल में बदलकर हमारे दिमाग तक भेजती है ना कमाल की बात? लेकिन तब क्या होता है जब ये अद्भुत जैविक कैमरा ठीक से काम नहीं कर पाता? चलिए अब कुछ आम दृष्टि समस्याओं पर एक नजर डालते हैं। दो बहुत ही आम समस्याएं हैं। एक है मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। इसमें होता यह है कि प्रकाश रेटिना से थोड़ा पहले ही फोकस हो जाता है, जिससे दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस इस्तेमाल होते हैं। दूसरी तरफ है हाइपरोपिया यानी दूरदृष्टि दोष। इसमें प्रकाश रेटिना के पीछे फोकस होता है, जिससे पास की चीजें धुंधली हो जाती हैं। और यहां काम आते हैं उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। और फिर आता है प्रेसबायोपिया, जो असल में उम्र बढ़ने का एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें होता यह है कि हमारी आंखों के लिए पास की चीजों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि एक उम्र के बाद बहुत से लोगों को पढ़ने वाले चश्मे की जरूरत पड़ जाती है। चलिए अब अपनी आंखों से ध्यान हटाकर जरा ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं। अब हम जानेंगे आसमान के इन शानदार रंगों के पीछे छिपे विज्ञान को। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबने बचपन में कभी ना कभी जरूर पूछा होगा। आखिर आसमान नीला क्यों है? और इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। और ठीक इसी से जुड़ा एक और रहस्य कि सूर्यास्त लाल क्यों होता है। हैरानी की बात तो यह है कि इन दोनों सवालों का जवाब एक ही वैज्ञानिक वजह में छिपा हुआ है। तो इन दोनों रहस्यों को एक ही बहुत खूबसूरत वैज्ञानिक सिद्धांत समझा सकता है। ये असल में प्रकाश का एक अनदेखा खेल है, एक अदृश्य डांस। ये सब होता है टिंडल इफेक्ट की वजह से। इसे ऐसे समझिए, जब सूरज की रोशनी हमारे वायुमंडल में आती है तो वो हवा में मौजूद छोटे छोटे कणों से टकराती है। अब नीली और बैंगनी जैसी छोटी और ज्यादा एनर्जेटिक प्रकाश की लहरें लाल और नारंगी जैसी लंबी और थोड़ी आलसी लहरों के मुकाबले कहीं ज्यादा आसानी से बिखर जाती हैं, मतलब स्कैटर हो जाती हैं। तो दिन के समय जब सूरज हमारे ठीक ऊपर होता है तो ये नीला प्रकाश चारों तरफ बिखर जाता है। ऐसा लगता है मानो पूरा आसमान नीली रोशनी से भरा एक विशाल गुंबद बन गया हो, और बस इसीलिए वो हमें नीला दिखाई देता है। लेकिन सूर्यास्त के समय खेल बदल जाता है। सूरज क्षितिज पर नीचे होता है तो उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ता है, ज्यादा वायुमंडल से गुजरना पड़ता है। इस लंबे रास्ते में लगभग सारा नीला प्रकाश बिखर कर रास्ते से हट जाता है। तो बचता क्या है? सिर्फ वो लंबी लाल और नारंगी लहरें जो सीधे हमारी आंखों तक पहुंचती हैं और उन शानदार सनसेट्स को बनाती हैं जो हमें इतने पसंद हैं। अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं और देखते हैं प्रकृति की सबसे जादुई ऑप्टिकल घटनाओं में से एक को, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बनाने की रेसिपी हैरान करने वाली रूप से बहुत ही सरल है। बस दो चीजें चाहिए, सूरज की रोशनी और हवा में मौजूद पानी की बूंदें। बस असली जादू यहां होता है। पानी की हर एक बूंद एक छोटे से प्रिज्म की तरह काम करती है।
जब सूरज की रोशनी बूंद के अंदर जाती है तो वो मुड़ जाती है और अपने अलग अलग रंगों में बंट जाती है। इसे कहते हैं अपवर्तन। फिर रोशनी बूंद के पिछले हिस्से से टकराकर लौटती है, जिसे कहते हैं परावर्तन। और जब ये रोशनी बूंद से बाहर निकलती है तो ये एक बार फिर मुड़ती है और रंगों को और भी ज्यादा फैला देती है। जब लाखों बूंदों में एक साथ ऐसा होता है तो हमें आसमान में वो खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो जैसा कि हमने देखा, हमारी अपनी आंखों के काम करने के तरीके से लेकर आसमान में तैरती पानी की बूंदों तक, प्रकाश एक बहुत ही अविश्वसनीय कहानी कहता है। ये सब रोशनी, एंगल्स और हमारे देखने के नजरिए का ही तो खेल है। तो एक सवाल यहां बनता है, प्रकाश के और कौन से अजूबे हमारी नजरों के ठीक सामने छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? शायद अगली बार जब आसमान की ओर देखेंगे तो उसे पूरी तरह से एक नई रोशनी में देख पाएंगे।